हेलो एंड वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। आप दोनों का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नवनीत राणा जी, जो आज देश भर में न सिर्फ एमपी होने के लिए पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को चुनौती देने के लिए जानी जा रही है। नवनीत राणा जी, आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। और रवि राणा जी, आप एमएलए हैं महाराष्ट्र में और हाल ही में कुछ समय में आप दोनों सुर्खियों में रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी नवनीत राणा जी के सुर्खियों में रहने के बाद, जेल में लॉकअप में रहने के बाद आपके तेवर में कोई फ़र्क नहीं आया। आज सुबह आपने दिल्ली में हनुमान आरती की, हनुमान मंदिर जाकर आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही हैं। मुझे लगता है कि जो भी मैंने किया है ये सिर्फ मैंने नहीं शुरुआत की है, हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने और मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मुझे लगता है आखिरी सांस तक भी मैं लड़ूंगी। तो मेरे तेवर सिर्फ 14 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, इतने कमज़ोर तेवर तो लेके मैं हिंदुस्तान में एज ए महिला जन्म को नहीं आई हूँ। मुझे लगता है हर महिला में उतनी ही ताकत होती है, उतनी ही कैपेसिटी से हम लड़ते हैं और मैं उसी दम से बाहर निकली हूँ। कई लोगों को, मेरे विरोधकों को लगा कि हनुमान चालीसा उनके लिए विरोध का मुद्दा है, पर मेरे लिए आस्था का मुद्दा है। मेरे धर्म के प्रचार प्रसार करना ये मेरे जीवन का आखिरी क्षण तक मैं उसके लिए लड़ूंगी। और महिलाओं को दबाना बहुत ईजी ऐसा लगता है। हम जिस जग में जी रहे हैं, आपको उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से बोलते हुए हम गेटिंग गूज बम्स, कि जिस तरीके से मैंने सिर्फ बहुत सादे तरीके से ये कहा था कि जो संकट मेरे महाराष्ट्र में है वो संकट मुक्त होना चाहिए। किसानों पे जो संकट आया है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा संकट है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के जो मुद्दे मेरे महाराष्ट्र के हैं वो संकट महाराष्ट्र से दूर हों और जो महाराष्ट्र को मेन एज ए चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं उनके घर के सामने जाके संकट मोचन का मैं पाठ पढ़ूंगी। बस इतनी ही सादी सी मैंने एक घोषणा की थी और घोषणा पे एप्लीकेबल भी नहीं किया हमने। 2 दिन, दूसरे दिन हमने अपना आंदोलन, अपनी मांग पीछे ले ली कि दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर जी का दौरा है, हमें उसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट करना नहीं है, कुछ भी मिसहैपनिंग मेरे महाराष्ट्र में, मेरे लोगों को मुंबई में कुछ होना नहीं चाहिए करके वो मैंने आंदोलन भी पीछे लिया कि हम यहाँ बैठ के करेंगे। पर मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा नवनीत राणा, रवि राणा ने नहीं किया, पर शिवसेना के जो गुंडे आए थे उन्होंने हनुमान चालीसा उनके घर के सामने पढ़ा। संकट मोचन को याद करने की बात थी कि उनके घर के सामने हम संकट मोचन का हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी की सोच छोटी है, वो तो सबने देख ली जिस दिन उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़कर भाजपा के पीठ पे खंजर खोपी और कुर्सी के लालच में जाकर मुख्यमंत्री बन गए। सोच तो छोटी है पर इतने गिर जाएंगे। पर आप भाजपा की लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि आप कह रही हैं आपको धर्म का प्रचार करना है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्म के प्रचार करने के लिए बनी है या पॉलिटिक्स के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है? और जब धर्म और पॉलिटिक्स को जोड़ दिया जाता है तो ये मिश्रण जो है थोड़ा सा विस्फोटक हो सकता है। तो मैं फिर से आपसे दोबारा पूछना चाहती हूँ और आपके साथ रवि राणा जी को भी पूछना चाहती हूँ कि ये विस्फोटक पॉलिटिक्स और धर्म का जो मिक्सचर आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? उसमें ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जो शिवसेना बनाई थी ये हिंदुत्व के संरक्षण के लिए बनाई थी। हिंदुत्व का नारा लेके शिवसेना स्थापना हुई। बाला साहब के जो विचार थे वो विचार पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी भूल गए। हिंदुत्व के जो विचार है वो भूल गए। जिस बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व के लिए बुलंद आवाज़ की, हिंदुत्व के लिए कोई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसी एक महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाने के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने
अपनी विचारधारा बदल दी तो कहीं ना कहीं वहीं पे हिंदुत्व का गला उन्होंने घोटा है, वहीं पे बाला साहब के विचारों की हत्या की है। और आज जिस तरह से हनुमान चालीसा हम अगर पढ़ते, आज मेरे यहाँ भी हनुमान जयंती के पहले कई शिवसैनियों ने बोला था कि हमारे यहाँ आके वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमने रेड कारपेट डाला था, शरबत की व्यवस्था की थी, बाकायदा उनका सत्कार किया था, सम्मान किया था और बोला हमारे घर में आप पढ़ो, हम भी आपके साथ पढ़ेंगे। इसको बोलते हिंदुत्व को जगाना, हिंदुत्व का रिस्पेक्ट करना। उसी तरह जब महाराष्ट्र के ऊपर इतना बड़ा संकट है, मैं वहाँ से विधायक हूँ, विधिमंडल में मैं जब काम करता हूँ तो कई महाराष्ट्र की जनता के प्रश्न लेके हम मुख्यमंत्री के पास जाते, पर पहला देश का मुख्यमंत्री ऐसा है कि जो मंत्रालय में 2-2.5 साल से आए नहीं। मुख्यमंत्री एमएलए एमपी को 2-2 साल मिलते नहीं। कोई भी महाराष्ट्र में आज उन्होंने प्रचार करते टाइम बोला था, बड़ी बड़ी सभाएं लेके किसानों के बांध पे जाके उनके आंसू पोंछेंगे, पर किसान भी बह के चले गए, बांध भी बह के चले गया, जमीन भी बह के चली गई। पर 2 साल से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिखे नहीं। वो मातोश्री से सिर्फ मातोश्री पे बैठ के राजकारण करते। और मुझे लगता है बाला साहब की नीति थी कि कभी उन्होंने कोई पद लिया नहीं, हमेशा उन्होंने बड़े बड़े पद दूसरों को दिलाए और उन्होंने मातोश्री पे बैठ के हिंदुत्व की सुरक्षा की। पर आज इतना बड़ा विश्वासघात भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे जी ने किया है कि मोदी जी का फोटो बड़ा लगा के बाला साहब का फोटो छोटा लगाया। इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी के नाम पे वोट मांगे और जिस टाइम उनके एमएलए एमपी मोदी जी के नाम से चुन के आए, उस टाइम उन्होंने जो एक गद्दारी की भाजपा के साथ, भाजपा के पीठ में खंजीर खुपस के उन्होंने महाविकास आघाड़ी, जो हमेशा बाला साहब ने कांग्रेस का विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा था जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ बैठ के राजनीति करूंगा उस दिन मैं शिवसेना पार्टी बंद कर दूंगा। तो मैं दोबारा उसी बात पर आती हूँ कि आप दोनों भाजपा के स्पोक्सपर्सन ज्यादा और हनुमान जी के स्पोक्सपर्सन कम। मैं आपको बताऊंगी जो प्रश्न आपने पूछा कि मैं मेरे क्षेत्र से निर्दलीय चुन के आती हूँ, निर्दलीय विधायक तीसरी बार चुन के आते हैं। मेरे जो कार्य के काम हैं, मेरे विकास के मुद्दे मेरे क्षेत्र में, मेरे जनता के बीच में मुझे रहना है। ये 365 डेज सिर्फ पार्लियामेंट छोड़ा, पार्लियामेंट सेशन में आना छोड़ा तो 24/7 आई एम अवेलेबल विद फॉर माई पीपल फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूंसी इन अमरावती। तो मुझे लगता है मेरा जो कर्तव्य, मेरे कार्य के लिए जो मुझे चुन के यहाँ पे लोकसभा भेजा है, वो तो मैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। पर हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार मैंने करना चाहिए। वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाया और मेरे बच्चों को भी मैं वो सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर एज ए बीजेपी स्पोक पर्सन कोई एंगल से नहीं दिखते। इंडिविजुअल नवनीत राणा एंड रवि राणा ये अपनी विचारधारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। पर हमारी विचारधारा, हम अपनी विचारधाराओं को किसी के पीछे रख के कोई राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। पर राजनीति तो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। राजनीति हिंदुत्ववादी की उद्धव ठाकरे ने की है। हिंदू के नाम पे मतदान लिया और जाके जिनको जिंदगी भर कांग्रेस को जो कुछ नहीं बोलना वो सब कुछ कह दिया, पर आज उनके बाजू में बैठकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मुझे लगता है जो ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा और जो हिंदू के विचारों को धोखा दिया, उनके विरोध में आज भी हूं और आने वाले समय में भी रहूंगी। जो करप्शन लंका बनाई है उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के माध्यम से, सेकेंड पीढ़ी, ये हिंदुत्ववादी के नाम पे अपनी पीढ़ियां और अपनी चूल्हा जला रहे हैं। तो ऐसे विरोधों को, ऐसी करप्शन की लंका वालों को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक उनके विरोध में ऐसे ही रहेंगे। पोजीशनिंग है बीएमसी चुनाव की, या ये पोजीशनिंग है क्योंकि बीएमसी ने नोटिस दिया है कि आपके घर में अवैध कंस्ट्रक्शन है, इसे तोड़ा जाएगा? कानून तो ये भी कहता है कि कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। ऐसा है, उद्धव ठाकरे जी जब से मुख्यमंत्री बने उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई, महाराष्ट्र के विकास के बारे में, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उन सबके घरों की मौजमाप होती है। मुझे लगता है कि जो घर हमने लिया है वो 7-8 साल पहले हमने लिया है, वो बिल्डिंग 15 साल पहले बनी हुई है।
15 साल पहले जो बिल्डिंग बनी है, जो बिल्डर ने वो बनाई है, उस बिल्डर को सैंक्शन बीएमसी ने दिया है और बीएमसी में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी के मेयर थे। तो मैं वही बोला, अगर सीएम के खिलाफ राज्य के विकास की बात हम रखते हैं, कोई धर्म की बात करते हैं, उसमें अगर हमारे घर का मोजमाप होता है, उन्होंने ही उसको मान्यता दी है तो उन्होंने करना चाहिए। अगर कहीं द्वेष की राजनीति और क्रूरता की राजनीति और अहंकार, उद्धव ठाकरे जी में जो अहंकार है, वो अहंकार का साक्षात है कि जिन्होंने हमारा घर भी गिना, हमें जेल में रहने के बाद 2-2 बार नोटिस दी, उनको पता है उन्होंने हमको जेल में डाला, और हम जेल में रहने के बाद हमारे घर पे तुरंत नोटिस जाती है, एक बार नहीं 2-2 बार। उसके बाद नवनीत राणा हॉस्पिटल एडमिट होती है, बीएमसी को नोटिस जाती है। मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि हॉस्पिटल लीलावती जो है वो इलाज करता है, गरीबों के इलाज वहाँ होते हैं, बड़े बड़े लोग भी इलाज लेते हैं, और वहाँ डॉक्टर हमेशा सेवा करते हैं, वहाँ की जितनी टीम है वो सेवा करती है। मैं उद्धव ठाकरे जी से इतनी विनती करूँगा आपके माध्यम से, हमारा घर गिन रहे, वो गिनना चाहिए, उनका पावर है, उस पावर का दुरुपयोग करना चाहिए। नहीं, क्यों? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं, बिल्कुल, जो अगर वहाँ कोई गलत है, मैं तो ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि संजय राउत, अनिल परब को भी वहाँ पे भेजिए, वो भी हमारा घर अंदर से देख लेंगे, वो भी गिन लेंगे। तो उद्धव ठाकरे जी की 2 आंखें हैं, जो मातोश्री के बाहर वो निकलते नहीं, पर अनिल परब और संजय राउत के माध्यम से हर चीज़ वो करते। और मैंने ये भी कहा उनको, वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूरा महाराष्ट्र ऑनलाइन चल रहा है 2-2.5 साल से, ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद हो गई बच्चों की, पर आज भी हमारे उद्धव ठाकरे ऑनलाइन ही महाराष्ट्र को चला रहे। क्यों? आज रैली है, वो जा रहे हैं, रैली एड्रेस करेंगे, ऑनलाइन क्या है? अभी और मुझे बताइए, दूसरी बात रवि जी, नहीं, दूसरी बात ये है कि व्हाई आर यू मेकिंग इट पर्सनल क्यों है ये? सी दिस इज नॉट पर्सनल एट ऑल, क्योंकि आप बार-बार कह हनुमान जी, उद्धव ठाकरे सी आई टेल यू वन थिंग, हनुमान चालीसा और संकट मोचन, दिस इज नॉट पर्सनल टेकन बाय नवनीत राणा और रवि राणा। ये हमारे हिंदुस्तान में हमारी आस्था है और ये आस्था के साथ हम रहेंगे। एंड उद्धव ठाकरे कहाँ निकल रहे हैं? सिर्फ मंच के लिए? मुख्यमंत्री जब काम करते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में जाके किसानों के हाल से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, डिपार्टमेंट से लेकर उनका कर्तव्य बनता है, जो पद पे वो बैठे हैं, ही शुड विजिट। वो आज मराठवाड़ा में नहीं गए, कभी विदर्भ में उन्होंने पैर नहीं रखा, कोई किसानों के खेतों में जाके उनके हालचाल नहीं पूछे। अरे लोग के लोग बह के चले गए, पर उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने लालच के लिए और अपने बीएमसी इलेक्शन के लिए वो सभाएं कर रहे हैं, या कहीं पर कोई इलेक्शन है तो उसकी सभा करते हैं। शो मी वन वीडियो वेयर उद्धव ठाकरे हैज विजिटेड टू वन डिस्ट्रिक्ट एंड विजिटेड टू एनी फार्मर्स हाउस। शो मी ओनली वन सिंगल वीडियो आफ्टर ही बिकम अ सीएम ऑफ महाराष्ट्र। नवनीत राणा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पर सेडिशन का केस लगा, आपके ऊपर चार्ज था कि आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रही थी, आप 2 हफ्ते जेल में भी रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि हर इंसान, और यही शिवसेना का कहना है, संजय राउत ने स्टेटमेंट भी दिया है कि जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो मंदिर जाए, वो अपने घर में पढ़े, वो अपने पूजा रूम में पढ़े, जहाँ मर्जी पढ़े, लेकिन ये आह्वान करना कि हम मातोश्री के सामने जाएंगे, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है चीफ मिनिस्टर की, ये थोड़ा लाइन क्रॉस करता है। और ऐसा कोर्ट ने भी कहा है कि लाइन क्रॉस की है, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको सुनकर आपके वोटर्स होते हैं, लोग साथ जुड़ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है गलत तो उन लोगों ने की है। जब उनके लोग हमारे घर तक पहुंचते हैं तो हम रेड कारपेट बिछाते हैं, तो क्या हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? हमने तो ये नहीं कहा कि मातोश्री के घर के अंदर जाएंगे, कोई किसी के भी प्राइवेट रेजिडेंस में जाने के लिए हमें राइट्स नहीं है, पर रोड पे तो हर कोई व्यक्ति जो उस शहर का, इस सिटी का रहने वाला है, मुंबई का है, वो तो हर रोड का यूज कर सकता है। और जो गलत सही बता रहे हैं, सेडिशन कहाँ लगता है हनुमान चालीसा में? 124A देशद्रोह हनुमान चालीसा में लगता है क्या? मुझे बताइए। गुंडे तो उन्होंने जमा किए थे, हम तो भक्ति से जा रहे थे।
और तो भक्ति आपके करने साथ वाले लोग होते। मेरे साथ तो लोग, हमने उसी दिन कह दिया कि कोई लोग आएगा नहीं, मैं और विधायक हम दो ही जाएंगे। हमने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे लोगों को रुकाया, हमारे लोगों को मुंबई तक नहीं आने दिया और हम सिर्फ जाएंगे, यही अनाउंसमेंट हुई थी। जब हम नहीं आप गए, अकेले जाने वाली थी? हम अकेले और जाने आप वाले, दोनों? यस, हम दोनों नहीं, अकेले पहला ही जाने वाले थे। मुझे तो ये बोलना है, राज्य के मुख्यमंत्री है, पूरी कायदा सुव्यवस्था उनके हाथ में है। उन्होंने जब हमको 149 का नोटिस दिया, बॉम्बे आने के बाद हमको वहीं पे डिटेन किया घर के अंदर। डिटेन करने के बाद खुद उद्धव ठाकरे जी अगर शिवसेना के लोगों को मातोश्री के बाहर जमा करते, खुद भी वहाँ पे आते, कुछ लोग हमारे घर पे हमला करते, फतरे मारते, नारेबाजी करते, हमारा बारे में एक नीचे के स्तर की घोषणाएं करते, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पुलिस पे भरोसा नहीं है। जब पुलिस ने हमको डिटेन किया है, 149 की नोटिस दिए, 200 पुलिस हमारे घर के नीचे खड़े, 10, 15, 20 पुलिस हमारे घर के अंदर बैठे, खुद डीसीपी आके बैठे, मातोश्री के पास पुलिस बंदोबस्त है, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवसैनिकों को जमा करना, हमारे ऊपर हमला करना, हमारे ऊपर दादागिरी करना, हमको गाली गलौज देना, ये राज्य के मुख्यमंत्री की शोभा देता है क्या? यानी कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम हमने नहीं किया, उन्होंने किया है। और उन्होंने गालियां दी, ये बता दिया कि हम हनुमान चालीसा के खिलाफ है, हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। आई टेल यू वन थिंग, 153(8) सेज व्हाट? हेट्रेड निर्माण करने वाले वो व्यक्ति पे वो कलमें लगती हैं। देशद्रोह जैसा क्या किया हमने? हेट्रेड कहाँ से निर्माण की? आप बिलीव करते हैं हनुमान चालीसा में, मैं बिलीव करती हूँ। अगर मैं कहीं दूसरे रिलीजन के यहाँ जाकर अगर हनुमान चालीसा करती हूँ, देन हेट्रेड निर्माण होती है, तब वो ऑफेंस मेरे ऊपर लगता है। मैडम, वी आर ऑल्सो देयर इन पार्लियामेंट, सो व्हेनेवर द ऑफेंस कम्स, जब हमारे पे ऑफेंस लगते हैं तो उसकी स्टडी हम भी करते हैं। आप जब हेट्रेड ही निर्माण नहीं कर रही हैं, जब ऑफेंस ऐसे लगा दिए तो उससे स्पष्ट होता है कि उन्हें हनुमान चालीसा में बिलीव नहीं है। हर चीज बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस ही तब लगे हैं जब आपको हनुमान चालीसा में, भगवान राम में और हनुमान में बिलीव नहीं है। मैं आपसे सवाल एक और भी पूछना चाहती हूँ, और मैं भी महिला हूँ, आप महिला हैं, आपने 14 दिन जेल में गुजारे। एमपी के कुछ राइट्स भी होते हैं, आपको कैसा बर्ताव हुआ आपके साथ जेल में? क्योंकि एक तरफ आपने कहा आपके साथ बहुत सख्ती हो रही है, बहुत कोताही हो रही है, दूसरी तरफ एक वीडियो जारी किया गया कि आप बहुत आराम से दोनों बैठे हुए हैं, पुलिस वालों के सामने चाय पी रहे हैं। क्या मामला है? मैं आपको ये पूरी घटना का क्लेरिफिकेशन बताती हूँ, क्योंकि मेरी जनता को भी ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। जब उन्होंने अरेस्ट किया, फोर्सफुली हमें अरेस्ट किया गया, और जब पुलिस स्टेशन लेके गए तो उन्होंने कहा कि मैडम आपकी बेल की प्रोसीजर हो रही है, क्योंकि जो पहले ऑफेंस लगा था इट वाज बेलेबल, और बेलेबल की जब तैयारी वो बेल की कर रहे थे तब हम वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप कभी पुलिस स्टेशन आएंगी नहीं, तो आपकी बेल की प्रोसीजर होने तक आप चाय लीजिए। दिस वॉज द वर्ड एग्जैक्ट यूज्ड बाय द कॉप्स इन दैट पुलिस स्टेशन। हमने आराम से चाय ली कि प्रोसीजर हो रही है, एडवोकेट हैं, तो हमने चाय ली और प्रोसीजर चालू हो गई। हमारे एडवोकेट थे, पीछे भी एडवोकेट थी फीमेल, बाजू में हमारे दोनों एडवोकेट बैठे हुए थे, और सडन ऑफ 9:30 10 रात में 12 बजे, पौने 12 बजे सडन ऑफ कहा गया कि आपको सांताक्रूज पुलिस स्टेशन लेके जाना है। तब हमने पूछा आप तो प्रोसीजर कर रहे थे, तो बोले नहीं, वहाँ पे भी हम पीआई के कैबिन में ही आपको बिठाएंगे, पूरी रात वहीं बिठाएंगे। और इमीडिएट एक्शन लिया है सांताक्रूज में बैठा के, और इमीडिएट लॉकअप में डाल दिया जाता है। वो 12 के बाद, वो 12 के बाद, पहले तो आप शाम होने के बाद महिला को पुलिस स्टेशन बिठा नहीं सकते, पहला उल्लंघन उन्होंने पुलिस वालों ने किया। उसके बाद बिना बताए, हम रिप्रेजेंटेटिव है, हमें अंधेरे में रखा कि आपका बेल प्रोसीजर चालू है, और रात में 12 बजे हमें लॉकअप में डाल दिया जाता है। रात भर मैडम, आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस फॉर 6 hours। दे डिडंट प्रोवाइड मी सिंगल मैट, ऐसे एक सिंगल मैट भी मुझे वो लॉकअप में नहीं दी गई, और पूरी रात मैं उस लॉकअप में 6 घंटा ऐसा खड़ी थी। मुझे बताइए क्या गुनाह किया था मैंने? 2 दिन लॉकअप में आप रखते हैं एक फीमेल को, महिलाओं को,
महाराष्ट्र की पहली महिला है जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसे लॉकअप से लेके जेल तक पहुंचाया उद्धव ठाकरे ने, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ा। लॉकअप से बाद जब जेल लेके गए, जेल में जब कोर्ट ने दी ना मंजूरी। सी आई एम नॉट अगेंस्ट कोर्ट, कोर्ट पर का जो issue नहीं कार्रवाई अभी तक कोर्ट का इशू नहीं है मैडम। पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस ने जो कार्रवाई की, पहले जो ऑफेंस लगे दैट वाज बेलेबल, और बेलेबल की बेल की तैयारी पुलिस स्टेशन में हो रही है, वो कह के हमें सांता क्रूज लेके गए और इमीडिएट लॉकअप में डाल दिया गया। अंधेरे में रखकर लॉकअप में डाला, और लॉकअप में जो ट्रीटमेंट मेरे साथ और रवि जी के साथ में हुए, 4 गुंडों के साथ में इनको लॉकअप में रखा गया। इनको तो लॉकअप में रखा, तब 6 घंटे खड़ा किया, पानी दिया नहीं 3 घंटे, और एक शतरंजी भी नीचे बिछाने के लिए दी आपके पास इनके साथ कुछ था, कोई एविडेंस? नहीं, हमने मांगा है। हम मुंबई सीपी संजय पांडे जी को कह रहे 5:30 बजे का जो खार पुलिस स्टेशन का वीडियो आपने रिलीज किया, ट्वीट किया, बड़े शान से रिलीज किया, उसी तरह शांता कुछ पुलिस स्टेशन का 12 बजे के बाद का लॉकअप का वीडियो डालना चाहिए। ये मैं नहीं, पूरी महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता उनको कह रही है। देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी कहा, कई नेताओं ने कहा, कई सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने कहा कि 12 बजे के बाद का जो वीडियो है, जहां पे 6 घंटे नवनीत राणा को खड़ा किया गया लॉकअप में, अंदर पानी दिया नहीं, और जिस लॉकअप में मुझे डाला था उसमें ऑलरेडी 3 क्रिमिनल ऑलरेडी थे, और उस क्रिमिनल के साथ मुझे रखा, तो मैंने कहा उन्होंने अगर मेरी जान ले ली तो उसकी जवाबदारी कौन लेंगे। तो वहाँ पे जब मैंने उसका डिस्कशन किया, झंझट किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे लॉकअप में डाला, और दूसरे लॉकअप में दोनों जगहों पे पंखा भी नहीं था, जहाँ शतरंजी नहीं थी, पानी पीने के लिए हम 4 बजे तक तड़प रहे थे। इतना क्रूरता, इतना अहंकार उद्धव ठाकरे खुद फॉलोअप कर रहे, मुंबई सीपी खुद फॉलोअप कर रहे कि इनको ऐसी सजा वहाँ पे दो कि दोबारा ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, कि राज्य के प्रश्न के फेवर में कभी बात नहीं करे। अगर इस तरह से एक राज्य का मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह का गुना दाखिल करता है, और कोर्ट में जाने के बाद दूसरे दिन हमको लेके जाते हैं, तो वहाँ कोर्ट में भी फोर्सफुली पुलिस बोलती है हमको पीसीआर चाहिए। कोर्ट उनको बोलती है पीसीआर क्या चाहिए आपको, ना वो घर से बाहर निकले, ना कोई हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने, ना कोई कायदा सुव्यवस्था वहाँ पे बिगाड़ा उन्होंने महाराष्ट्र में। वो उनको आपने 149 का नोटिस देके घर पे डिटेन किया, उसके बाद राजद्रोह का ऑफेंस दाखिल किया, कोई पीसीआर देंगे नहीं, एमसीआर देके हमको जेल भेज दिया। तो आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा, जेल भेज दिया, आप जुडिशियल कस्टडी में रहे। नवनीत राणा जी, आमतौर पे किसी भी मिडिल क्लास घर की महिला हो, उसके लिए ये एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ थोड़ा सा शायद हिलाने वाला होता है कि एक जेल के अंदर क्या होता है। मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ कि जेल के अंदर माहौल कैसा था, कैसा होता है। और मुझे लगता है कि एक बार सोचना भी बहुत मुश्किल है हम जैसी महिलाओं को इस सब चीज़ों के बारे में। जब लॉकअप ही लेके गया तो इट वॉज शॉक फॉर मी, इट वॉज वेरी शॉकिंग, बिकॉज अगर आप क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि भाई मेरे साथ ये होगा, पर आपने कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद आपको लॉकअप से लेके जेल तक पहुंचाया जाता है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मेरे साथ साथ जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार, जिनकी मैं बेटी हूँ, जिनकी मैं बहू हूँ। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे 4 साल का छोटा बच्चा है और 8 साल की गुड़िया है। उन बच्चों को क्या लगा होगा कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा क्या किया जो मेरे पेरेंट्स को सीधे उठा के जेल में डाल दिया। छोटा तो ही कैन नॉट स्टिल अंडरस्टैंड, वो तो कुछ समझ ही नहीं सकते, पर बड़ी को जो समझ में आया उसने हर बात मुझे बयां की मेरे आने के बाद। जिसकी मैं वाइफ हूँ, उनको क्या लगा होगा कि आज मेरी वाइफ जेल में है और किस गुनाह में है, हनुमान चालीसा के लिए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट थिंग। और 14 दिन जब मैं जेल में थी, लॉकअप से लेके जेल तक, टोटली ऑल ओवर, मुझे लगता है एक आम महिला कभी सपने में भी पुलिस स्टेशन और लॉकअप कभी सोच नहीं सकती, पर उस जगह पे मुझे पहुंचा दिया गया उद्धव ठाकरे जी ने। और उनका पर्सनल फॉलोअप, उनकी पर्सनल दुश्मनी कह लो कि एक औरत से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों, आप इतना फिर उसको पर्सनल बना रही है क्यों? मुझे लगता है कि एज ए फीमेल
सी आई टेल यू टुडे ऑल्सो 550 महिला में सिर्फ 78 फीमेल्स आर रिप्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट। मैडम, हम वैसे ही बहुत कष्ट करके अपने आप को प्रूव करते हैं मेंस डोमिनेटिंग वर्ल्ड में कि वी आर बेस्ट, वी कैन डू समथिंग टू सर्व पीपल। हम वो विश्वास दिला दिला के बहुत बहुत कम परसेंटेज महिलाओं का रहता है, और जब महिला लड़ती है तो शायद उद्धव ठाकरे को वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसके लिए उद्धव ठाकरे, नवनीत राणा, रवि राणा के पर्सनल होके ये पूरी, अदरवाइज पॉलिटिक्स में ये होता है यू डोंट बिलीव इन। लॉकअप में, जेल में अकेली थी? मैं सेल में अकेली थी, और मुझे हिम्मत देने का काम अगर किसी ने किया है तो हनुमान चालीसा, क्योंकि हर रोज 101 बार पढ़ती थी। 7 बार पढ़े जो कोई बोलते हैं ना, वो पढ़ के उस लाइन को देख के और अपने आप को, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा, ये लाइन को पकड़ के और पूरी हनुमान चालीसा को पकड़ के शायद जितनी ताकत से मैं लड़ी थी उससे डबल ताकत से मैं बाहर निकली हूँ। तो मुझे लगता है महिलाओं को दबाना, प्रेशराइज करना, 27 को मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्डिलिस एंड माई बैक एकिंग। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना मैंने किया जेल में, और जब डॉक्टर ने 27 को लिख के दिया कि प्लीज़ टेक दिस लेडी टू द हॉस्पिटल, आप लेके जाइए और इनका अर्जेंट सिटी स्कैन और एक्सरे ये इमीडिएटली कराए बिकॉज शी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम। और ये लिख के देने के बाद भी टिल द 4th, जब तक टीवी पे फ्लैश नहीं हुआ कि दे बोथ गॉट बेल, तब तक मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाया गया। रोज उठते समय जब कांस्टेबल मुझे देखती थी, आई यूज्ड टू क्राई, और मैं तब उठती थी ज़मीन से और तब मैं बैठती थी। वो उतने पेन में मैंने जेल में अपना वक्त निकाला, और मुझे लगता है। और उस दौरान में कुछ देश में भी ऐसी घटनाएं घटी, क्योंकि ईद था, रामनवमी थी, और उस दौरान में स्टोन पेल्टिंग हुई कई जगह में। आपको कुछ अंदर खबर मिलती थी? मेरे तो सेल में टीवी नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बाहर का उस समय कुछ पता नहीं लगता था। सिर्फ अंदर सलाखें थी, और सलाखें में मैं अकेली थी, और मेरे साथ मेरे विचार। जब सलाखें खुलती थी तो बहुत सारी महिलाएं जो अंडर ट्रायल में वहाँ थी, सभी ने अपने अपने प्रॉब्लम शेयर किए, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। और बहुत सारी महिलाएं जो हनुमान जी में, राम में बिलीव करती हैं, सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ के अपने अपने बैरेट में मुझे सपोर्ट करने का काम किया, मोटिवेट करने का काम किया कि आप हारिए मत, आप हिम्मत मत छोड़िए, हम महिला आपके साथ हैं, और जो भगवान के साथ हैं उनके साथ सब कोई है। वो हिम्मत देने का काम जेल में भी हुआ। शायद उसी की एनर्जी से मैं आज बाहर निकल के उद्धव ठाकरे को, आई हैव ओनली चैलेंज्ड हिम, मैंने उनको चैलेंज किया। महिला इतनी कमज़ोर कब से हो गई कि 14 दिन अगर आप जेल में रखोगे तो शायद वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। बिखरने के लिए मैं राजनीति में नहीं आई हूँ। मैंने तो, और रवि जी ने हर बार खड्डा खोदा और पानी निकाला है, और वही पानी पिया है। तो मेहनत पे बिलीव करने वाले हम लोग हैं, और आगे भी कष्ट करेंगे। मैंने उनको सीधा कहा है, उद्धव ठाकरे जी ने, बाला साहब की जब हिस्ट्री अगर पूरे देश में जो जानते हैं तो वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, उन्हें कभी बैनर पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर उद्धव ठाकरे को लिखने की आवश्यकता आज पड़ी है। दिखाना पड़ रहा है कौन असली और कौन नकली है। और बाला साहब रहते तो ये नहीं होता। बाला साहब रहते तो उनकी महाराष्ट्र की महिला को कभी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हनुमान चालीसा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जब महिलाओं पे जिसने आवाज उठाई और नजर ऊपर देखी तो उनके हाथ काट दिए हैं। वो हमारे राज्य मतलब महाराष्ट्र है। राष्ट्र पूरा देश है पर हमारा महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र में महिलाओं की रिस्पेक्ट, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बहुत अच्छे से हमारे लोग लेके चलते हैं। पर उद्धव ठाकरे ने वो पूरा नष्ट करते हुए महिलाओं को जेल में डाला है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता, आपने रामनवमी में पूजा पाठ की, वहां पर इस तरह का कुछ होता है? जेल के अंदर भी तो त्योहार होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा ना, मैंने खुद ने जेल के अंदर जितने भी हिंदू थे सब लोगों ने ईद के दिन भी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी। वहाँ पे ईद के दिन या रोज़े के दिन चल रहे थे तो सब वहाँ नमाज हो रही थी।
तो हमारे पास तो हनुमान चालीसा ही एक ताकत तो थी। आपने मुबारकबाद दी कि नहीं जो लोग वहाँ ईद? बिल्कुल, उनको मुबारकबाद भी दी और हम लोगों ने, हिंदुओं ने सब वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू रखा। कई लोगों ने हमारे साथ पढ़ा। पर मुझे ये लगता है कि आज हनुमान चालीसा ये हर जब जब संकट हम पे आता है तब तब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। तो आज महाराष्ट्र के ऊपर आप दूसरी तरीके से अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बन गए तब से महाराष्ट्र के अंदर लगातार संकट आ रहे, और उस संकटों का सामना जब आम जनता वहाँ पे करती है तो हम लोग, मैं जब किसानों के लिए दिवाली के टाइम आंदोलन किया था, जब किसानों की दिवाली अंधेरे में जा रही थी, बार बार हमने 2-3 महीने दिवाली के पहले से मांग की थी किसानों की नुकसान भरपाई देना चाहिए, वहाँ पे फसल खराब हुई है। उसके बाद उन्होंने हमको दिवाली के 2 दिन पहले जेल में डाला। मैं दिवाली के दिन भी जेल में था, मेरे साथ 300-400 किसान भी जेल में थे। तो मुझे लगता है कि जब किसान के लिए आवाज़ उठाते तब भी उद्धव ठाकरे जेल में डालते। हनुमान चालीसा अगर कोई पाठ करते महाराष्ट्र के संकट नष्ट होने के लिए तब भी उद्धव ठाकरे जेल में डालते। राजद्रोह जैसे ऑफेंस दाखिल करते। मुझे यही कहना है कि राज्य में एक महिला सांसद के ऊपर इतना जो अत्याचार उन्होंने किया है, उनको जो जेल में लॉकअप से लेके जेल तक जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट दी है, मुझे लगता है राज्य में कोई भी इसके पहले मुख्यमंत्री होगा वो इस तरीके से कोई महिला के साथ अत्याचार किया नहीं। हमेशा बाला साहब ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, और मुझे विश्वास है आज बाला साहब रहते थे तो वो रेड कारपेट डाल के बोलते थे मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ो। ये हिंदुत्व की ताकत बाला साहब के साथ थी। आप हिंदुत्व इतना कह रही हैं, मैं नवनीत राणा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने शुरू की अपनी राजनीतिक करियर की, आपने एनसीपी से शुरू की, आज आपको मोदी पसंद आने लगे हैं, ये शिफ्ट क्यों आपकी पॉलिटिक्स? मुझे लगता है रवि जी ने निर्दलीय इलेक्शन पहले ही चुनाव जीत चुके थे। उसके बाद जब एनसीपी से कंटेस्ट किया और जीती नहीं थी, मेरा पराभव हुआ था और मोदी वेव थी, और 19 में मोदी सुनामी थी। वेव तो 14 में थी, पर सुनामी में निर्दलीय चुन के आना, लोगों ने बाकी पक्षों को नकारा था और अपनी सिंगल विचारधाराओं को उन्होंने अपनाया था। और विचारधारा मेरी कभी बदली नहीं थी। मैंने कभी भी किसी पार्टी की सदस्यता को साइन करके कभी सदस्य बनी नहीं। मैं जब भी उनके पक्ष से लड़ी, उनके चिन्ह पे लड़ी, और ना ही उनके कभी पहले ऑफिस में गई, ना ही उसके बाद कभी ऑफिस में गई। वो एक इलेक्शन का पीरियड था, क्योंकि शायद 2 वर्ष हुए थे मेरी शादी को, गाँव मेहनत और गांव मेहनत करके जब उन्हें दिखा तो आगे से अपॉर्चुनिटी उनके तरफ से आई कि आप हमारे पक्ष से लड़िए, हम आपको टिकट देते हैं। तब मैंने वो चुनाव उनके ऊपर लड़ा था। उसके बाद जब मुझे समझ में, मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की भावनाएं जिस तरीके से थी, तब मैंने निर्दलीय चुना। पार्टी से मैं हार गई थी बहुत थोड़े वोट से, और निर्दलीय चुन के आती हूँ। तो विचारधाराएं मेरी पहले भी थी और बाद में भी थी, और विचारधाराओं के साथ आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी। तो तब आपको 2014 में मोदी जी या बीजेपी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया था? 2019 में और अब 2022 में आप कह रही हैं कि आप मोदी जी को मानती हैं, उद्धव ठाकरे को नहीं। ऐसा क्यों? क्या बदल गया? देश बदला है, देश की भावनाएं बदली हैं, देश के विचार एक सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मुझे लगता है मेरी जितनी एज है उस पीरियड के दौरान, और 12 वर्ष इंडस्ट्री में रहकर, उसके बाद जब पॉलिटिक्स में, क्षेत्र में, समाज कारण में आई और जब लोगों की सेवा करने लगी, तब अंतर पता लगने लगा कि मोदी जी में और बाकी लोगों में क्या फर्क है, मोदी जी ने क्या बदलाव लाए हैं और क्या बदल सकता है, ये मोदी जी ने सबको दिखाया है। तो शायद वो विचारधाराओं के साथ मैं अग्री करती हूँ। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं, तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से, पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ
उसके बारे में मैं ज़रूर बता सकती। नवनीत राणा जी, मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। एक बार कहा जाता है कि हनुमान जी जो बचपन में बहुत नटखट थे, उन्होंने सूर्य देवता को अपने मुंह के अंदर ले लिया था और पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था। इस बात का जब इंद्र जी को पता चला तो वो बहुत बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर वार किया था, जिससे ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। और अब संस्कृत में ठोड़ी को कहा जाता है हनु, और मान यानी कि जो थोड़ी सी विकृत हो जाए या टेढ़ी हो जाए, तब से उनका उनका नाम हनुमान जी था। तो आप इतनी हनुमान भक्त हैं, आपने पढ़ा नहीं हनुमान जी के बारे में? मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा जब जब संकट आई है, जब छोटे बचपन से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो हम जितना इसमें पढ़ती हूँ मैं उतना, और आपके बताने के बाद अब जरूर इतिहास पीछे भी जाया जाएगा और पूरा इतिहास भी पढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के केस में मैंने ये पढ़ा और पढ़कर जाना हनुमान जी के बारे में, इसलिए आपसे आज शेयर किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेडिशन के केस में ये कहा है कि ये एक्सेसिव लॉ है और सरकार ने भी कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका जो केस हुआ, पूरे सोसाइटी में एक बार फिर जागरूकता आई कि ये केस, ये लॉ जो है ये एक्सेसिव है? आपको लगता है कि इस लॉ पर स्टे तो नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इसे दोबारा इस दौरान में जब तक कुछ बदले तब तक इसका इस्तेमाल नहीं होगा? आपको लगता है ऐसा रहेगा? इसमें क्या है, हमारी जो केस है उसमें तो सेशन कोर्ट ने बताया था कि ये जो ऑफेंस है बनता ही नहीं है हमारे ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाद में आया, पर जब बेल के लिए हम गए सेशन में, सेशन कोर्ट ने पूरी तरह से राज्य सरकार को फटकारा, पुलिस विभाग को भी फटकारा कि इस तरह से राजद्रोह का जो ऑफेंस है ये इन पे बनता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बेल दे रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, मुझे जरूर ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कायदा है जहाँ लोकमान्य तिलक जैसे, गांधी जी जैसे जो देशभक्त थे, उन देशभक्तों के ऊपर ये ऑफेंस लगा था। जब आज़ादी के टाइम देशभक्ति थी, देश के लिए लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी जो नेता थे, उनके ऊपर अंग्रेज इस कायदे का वापर करते थे। पर आज मुझे लगता है उसी अंग्रेजों के विचारों पे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं, पर ये जिन्होंने तो काफी स्टेट्स में लगता है। बाकी स्टेट्स में तो स्टेट में जो लगा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, पर हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं था। हमारे ऊपर जो ऑफेंस लगा है, एक सेशन जज ने उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है, ऑर्डर दिए कि ये जो ऑफेंस है ये पूरी तरह गलत है और ये बनता ही नहीं है। तो मुझे लगता है इसका जानबूझ के अंग्रेज़ों के कायदे का जो यूज़ किया हुआ है उद्धव ठाकरे जी ने, एक क्रूर नीति है। और अहंकारी जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसने एक हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर पहली बार, मुझे लगता है देश में पहला केस होगा जहाँ पे देशद्रोह का ऑफेंस वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे लगा होगा। बाकी जो ऑफेंस है जहाँ पे ऐसी घटनाएं होंगी, कहीं वातावरण खराब होगा, राज्य में कुछ तनाव तैयार हुआ होगा, कहीं वो ऑफेंस लगने के लिए कुछ मजबूरी होंगी, पर यहाँ तो मजबूरी भी नहीं थी। यहाँ तो पूरा उन्होंने, आप बार बार अहंकार की बात करते हैं, मैं बात करती हूँ जो वो मुद्दे उठाते हैं। अब अहंकार इज अ परसेप्शन, जो इंडिविजुअल परसेप्शन है। मैं मुद्दों की बात उठाती हूँ। संजय राउत ने मुद्दा उठाया आपके कास्ट सर्टिफिकेट का, कि आपका कास्ट जो इशू है वो हाई कोर्ट में आप वो केस हार चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। कास्ट में इतना बड़ा लूप होल के हाई कोर्ट से आप हार। 2017 में जब हाई कोर्ट में ये हुआ, उसके पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन अनुसार ये राइट्स दिया गया है कि वो डिसाइड करेंगे आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं और नहीं करते हैं, वो कमेटी ने मुझे 3 बार वैलिडिटी दी। तीसरी बार सेकेंड टाइम हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल हुआ, हाई कोर्ट ने रीबैक टू द कमेटी किया
कि फिर से एक बार इंक्वायरी करके आप इस पे डिसीजन दीजिए। उन्होंने फिर वही डिसीजन दिया और मुझे वैलिडिटी अप्रूव करके फिर वैलिड करके दी। उसके बाद जब जैसे इनकी सरकार आती है तब ये हाई कोर्ट में निर्णय होता है। तो आप ये जो चीजें हैं इसकी लिंक आप अपने से लगा सकते हैं और हमारी जो अपनी जो तरीके से आपको जहां से जैसा लिंक लगाना है, मुझे लगता है वो लिंक अपने आप मिल जाएगी। 17 में मुझे तीसरी बार वैलिडिटी मिलती है, फिर 2019 में क्यों ऐसा आप होता कह रही हैं कोर्ट को उद्धव सरकार मैनेज कर रही है? मुझे लगता है कोर्ट के हर कोर्ट का क्योंकि कोर्ट से ही आपका कास्ट इशू जो है वो आप जब कोर्ट का ही वर्डिक्ट है, कोर्ट कि जब invalid है। एक बार हाई कोर्ट ने रीबैक कर दिया है कमिटी को एंड कमिटी हैज गिवन थर्ड टाइम जजमेंट कि शी बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी। बट इट हैपेंस ऑल द टाइम। अगर आप देखें टेम्पल का मामला आया केरला में, एक वर्डिक्ट आया कि महिलाएं जा सकती हैं, फिर उसको अपील किया गया, दोबारा दूसरी तो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन आपने कहा कि इनकी सरकार आते ही, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं कि क्या आप एक चार्ज लगा रही हैं कि उद्धव सरकार या अगाड़ी सरकार कोर्ट्स को मुझे मैनेज लगता है कर रही है आपके खिलाफ? वो तो संजय राउत बोलते हैं कि एक अनदर रिलीफ स्कैम कोर्ट के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं, ना कि मैंने तो कोर्ट का आदर ही किया और कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके अगेंस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में गई और मैंने अपील की। मैं हमेशा कोर्ट का रिस्पेक्ट, लेकिन उनके ऑर्डर का। हियरिंग्स हो चुकी हैं, हर बार एडजर्न हो जाता है, तो इसमें क्या? आई थिंक वो तो कोर्ट की प्रोसीजर है, जज के ऊपर है, वो जैसे करेंगे हमें हर चीज मंजूर है। वो 9 लें या दूसरे में कर दें, हमने तो बोला था दूसरे हियरिंग में कर दीजिए सर, आपने एक्सेप्ट कर लिया है दूसरे हियरिंग में, तीसरे हियरिंग में, अभी कोर्ट में जज के सामने हम नहीं खड़े हो सकते। एडवोकेट आर्गुमेंट करके बताता है कि इमीडिएट हमको रिजल्ट चाहिए, पर कोर्ट जब निर्णय देगा तभी होगा ना। और संजय राउत जो 20 फुट गड्ढे की बात करते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं आप? मुझे लगता है कि संजय राउत जी बहुत कुछ बोलते हैं। आपने भी तो उन्हें बहुत कुछ कहा है, आपने उन्हें पोपट कहा है। पोपट अभी भी कहती हूँ मैं। क्यों? सुबह उठते बराबर 9 बजे वो शुरू हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। राज्यसभा मेंबर है, लोगों के बीच में चुन के आइए, तब बोलना सीखिए, तब बोलना बताइए। राज्यसभा भी व्यवस्था है, व्यवस्था है इस देश में। पार्लियामेंट में राज्यसभा इज द हाउस ऑफ एल्डर्स। तो आप लोकसभा से हैं, अच्छी बात है, फख्र की बात है कि आप चुनकर आई हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कम होते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि राज्यसभा मेंबर कम होते हैं, पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, पर नवनीत राणा जी, आप इसको पर्सनल बना रही हैं। आप कह रही हैं उद्धव ठाकरे का कोर्ट, संजय राउत, पोपट, इन रिटेलिएशन दूसरी साइड पर्सनल होती है तो आपको तकलीफ होती है, ऐसा? पर्सनल देशद्रोह से नहीं होता है। पर्सनल दैट डजंट मीन कि आप देशद्रोह लगाएंगे। इफ आई डोंट लाइक यू, आई विल क्रिटिसाइज यू। इफ आई डोंट लाइक योर वर्क, आई एम गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट यू। दैट इज माई राइट्स एंड फ्रीडम व्हाट संविधान हैज गिवन मी, मैडम। सो आई एम गोइंग टू स्टैंड विद दैट। मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं मेरे महाराष्ट्र के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके विरोध में मैं खड़ी हूं, खड़ी रहूंगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ एक और सवाल, और ये सवाल है इस देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। एक तरफ जंग छिड़ी है लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा की, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम प्रोवोकेशन हो रही है क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को अब बताया जा रहा है कि यहाँ गौरी श्रृंगार है, हमें पूजा होना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये सब जो है ये एक बाबरी 2 हो जाएगा। और ओवैसी साहब ने आज जस्टिफाई भी किया है कि औरंगाबाद में औरंगजेब की मज़ार पर फातिया पढ़ा अकबरुद्दीन ओवैसी ने, वो सही किया क्योंकि वो ASI का एक मॉन्यूमेंट है और मॉन्यूमेंट पर औरंगजेब की मज़ार पर जाना कोई गुनाह नहीं है। तो ये देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है?
अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है। आज पहली बार मेरे लाइफ में, पॉलिटिकल करियर में पहली बार औरंगजेब के कब्र पे कोई जाके फूल डालता है, ये मैंने पहली बार ही सुना है। वहाँ पे जिस औरंगजेब में जो मराठों का राज्य था, मैं खुद भी मराठों से आता हूँ तो मुझे मालूम है कि मराठों का राज्य है महाराष्ट्र में, और संभाजी राजे के आँख निकालना, जबान काटना और उनकी गर्दन काट देना, वो काम औरंगजेब ने किया है। और उसी राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री हिंदुत्व की बात करते हैं और औरंगजेब के कब्र पे अगर ओवैसी फूल डालते, आज अगर बाला साहब रहते थे उसी कब्र में ओवैसी को गाड़ देते थे। ये ताकत बाला साहब में थी। वो अब ये भड़काऊ नहीं है, ओवैसी को गाड़ देते। मुझे ये बोलना है, जो हिंदुत्व का नाम लेके वोट जमा करते और जब कुर्सी पे बैठने के बाद हिंदुओं का गला घोटते, ये नीतियां जो उद्धव ठाकरे जी की चल रही है, ये महाराष्ट्र ने बहुत नजदीक से देखा है। अगर आज बाला साहब रहते थे तो औरंगजेब के कब्र पे फूल डालने वाला कभी पैदा नहीं होता था, उसे वहीं पे उसको जगह दफना देते थे। इतनी ताकत बाला साहब में थी। इसीलिए मुझे कहना है कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो आज उन्हें कहना पड़ रहा है कि कौन नकली है और कौन असली है। मैं हिंदू हूँ। अगर ये बाला साहब के सुपुत्रों को जरूरत गिरती है, जो आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, कि कौन असली है और कौन नकली है, इसके बैनर उनको लगाना पड़ता है। पर तो अगर आप बार बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, तो अगर कोई औरंगजेब के पास जा रहा है, नहीं, हमारे महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है मैडम। हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल किए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ये चीज आप बोलेंगे जिसको हम भगवान मानते हैं, और उनको मारने वाले, उनकी आंखें निकालने वाले या उनकी जबान निकालने वाले का हम सत्कार करेंगे महाराष्ट्र में, तो मुझे नहीं लगता हम वो बर्दाश्त कर पाएंगे। तो आप चाह रहे हैं कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र हो? मुझे लगता है जो हमारी विचारधारा की जगह नहीं है इस देश में जो रहता है, जो इस देश का नागरिक है, उन सबका देश है, पर देश के हित में काम करने वाले इस देश के नागरिक बन सकते हैं, देश विरोधी नहीं हो सकते। जिस राज्य में आप आ रहे हैं, अगर उस राज्य के महाराजाओं का, अगर भगवानों का अपमान करने वाले उसके कब्र पे जाके आप फूल चढ़ाते हैं, तो ये महाराष्ट्र में आगे से अगर किसी ने हिम्मत की तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे महाराष्ट्र में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से राजद्रोह दाखिल होता है, और औरंगजेब के कब्र पे फूल डालते हैं, उस पर कलम नहीं लगती है। ये उद्धव ठाकरे की सरकार है, ये हिंदुत्व की सरकार है। अगर औरंगजेब पे कब्र पे अगर फूल बरसाए जाते हैं, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे कार्रवाई नहीं करते हैं, वहां पे वोट की राजनीति चलती है, और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को राजद्रोह, 14 दिन की जेल में सजा, ये कौन सी सरकार है? आपको लगता नहीं नवनीत राणा जी के देश असली मुद्दों से भटक रहा है? अगर हम इन्हीं चीजों पर, और हनुमान जी बहुत महफूज हैं इस देश में, बहुत सुरक्षित हैं, और जिन लोगों की हनुमान जी महफूज हैं, पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले महफूज नहीं है। महाराष्ट्र में रोड पे निकलने नहीं दिया जाता, गुंडे भेजे जाते हैं आपके घर के नीचे, बच्चे छोटे हैं, पथराव किया जाता है उनके घरों पे, बॉटल फेंकी जाती है, उन्हें गालियां दी जाती हैं, मारने की धमकी दी जाती है, लेके आते हैं। तो कैसे सेफ हैं? मैं फिर पूछूंगी, नवनीत राणा को गुस्सा क्यों आता है? मुझे लगता है जो मेरे धर्म के विरोध में रहेगा, उसके लिए हमेशा गुस्सा ऐसा ही बरकरार रहेगा। आगे क्या? आगे भी महिला हूँ, डरती नहीं हूँ। बोला है प्रियंका गांधी जी का आपने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट यूज किया। उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप कह रही हैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया प्रियंका गांधी जी का या राहुल गांधी जी का जब आपका अरेस्ट हुआ। इसे आप क्या मुझे लगता है जिसको भी इस चीज़ में आस्था है उन सब ने सपोर्ट किया, अपना सपोर्ट दिखाया। जिनकी शायद आस्था इसमें नहीं हो, बिलीव्स नहीं हो, तो उनका स्टेटमेंट नहीं आया। मेरी सीधी बात है, मैं महिला हूँ। आपके ऊपर अगर अत्याचार होता है तो मैं पहली महिला होंगी जो मैं आपके सपोर्ट में बाहर निकल के आपके लिए लड़ूंगी। वो महिला होती है, और वो महिला दूसरे को न्याय दे सकती है। अगर मैं आज खुद के लिए नहीं लड़ पाऊंगी तो मैं आपको न्याय नहीं दे पाऊंगी। नवनीत राणा,
रवि राणा जी, आप दोनों हमसे आज बहुत की खुल सभा के के बोले लिए बोलो। और आज हमारे महाराष्ट्र में सभा भी है पहली है, और तो आपने जिस तरीके से कहा कि वो तो जा रहे हैं बाहर, उद्धव ठाकरे जी सिर्फ रैलियां करते हैं। आज मैंने उनको आह्वान किया था कि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी कुर्सी को अपना मकसद और अपना एम नहीं बनाया और कुर्सी के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने विचारधाराओं के लिए काम किया, अपनी शिवसेना फौज के लिए काम किया, पर उद्धव ठाकरे ने खुद के लिए काम किया, खुद के पद के लिए काम किया, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए काम किया। तो उनको मेरा प्रश्न है, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो मैदान में भी उतरिए, और मैदान में उतरेंगे तो आज उन्होंने अनाउंस करना चाहिए किस क्षेत्र से वो लड़ेंगे। उनके विरोध में एक महिला, जिस महिला के साथ में इतना बड़ा अत्याचार उद्धव ठाकरे ने किया है, और हिंदू विरोधी जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने मैदान में उतर के इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। तो अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, मुझे लगता है आने वाले समय में, तो जब होगा तब करेंगे। आज क्यों आप चैलेंज कर रहे हैं? मुझे लगता है उन्होंने आज जो किया है, जो 14 दिन जेल में डाला जिस महिला को, उस महिला ने जेल से निकलते बराबर उन्होंने आह्वान दिया था, और आज उनकी सभा, उन्होंने उसका उत्तर देना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चलिए, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या आज उन्होंने अपनी सभा की शुरुआत भी करनी चाहिए, और शुरुआत करने से पहले हनुमान चालीसा के 4 लाइन बोल दें, और लोग भी आतुरते से वेट कर रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी असली है कि नकली है। क्योंकि असली तो मेरे हिसाब से असली तो बाला साहब के साथ ही चले गए हैं, ये तो नकली रह गए हैं। तो नकली कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा। नवनीत राणा को गुस्सा क्यों आता है? आज शायद जनता ने देखा ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और पब्लिक ही सबकी बॉस होती है। तो हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर बात करने के लिए आप दोनों का, नवनीत राणा जी आपका और रवि राणा जी, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग। जय श्री राम।